यह मूवी एक ऐसे इंसान की है जिसे दुनिया की कोई जेल कैद नहीं कर सकती और वह किसी भी जेल की हाईटेक से हाईटेक सिक्योरिटी को चुटकियों में क्रैक कर लेता है। फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसे भी पता नहीं होता कि वो कहाँ है और किस जेल में है और अब वो क्या करे। मूवी के शुरू में हम रे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कोलोराडो की जेल का एक कैदी दिखाया है। रे वहाँ पर एक कैदी से लड़ाई करता है जिसके बाद गार्ड्स उसे एक आइसोलेशन रूम में डाल देते हैं। रे जानबूझकर कैदियों से लड़ाई करता है ताकि वो आइसोलेशन रूम में जा सके। वो आइसोलेशन रूम में जाते वक्त बारीकी से हर जगह को ऑब्जर्व करता है। फिर रे जेल से भागने का प्लान तैयार करने लगता है। जब वह आइसोलेशन रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है जहाँ से उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। उसे यह भी पता चल जाता है कि जेल जहाँ पर है उसके आसपास फायर ब्रिगेड का ऑफिस है। फिर रे आइसोलेशन रूम में टॉयलेट पेपर से कुछ बनाने लगता है। जब गार्ड उसे लेने आते हैं तो वह उसे छुपा देता है। जब रे आइसोलेशन रूम में था तब वह यह भी नोटिस करता है कि गार्ड्स 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं और छत पर सिगरेट पीने जाते हैं। तब रूम के बाहर कोई नहीं होता। अब रे का जेल से भागने का प्लान तैयार था। उसे बस आइसोलेशन रूम का पासवर्ड पता लगाना था, जिसके लिए वह खाने के साथ आए दूध के पैकेट पर लगे प्लास्टिक को निकालता है। जब उसे दोबारा आइसोलेशन रूम में ले जाया जाता है तब गार्ड्स उसके पैरों में लगी बेड़ियों को खोलने के लिए नीचे झुकता है। तब वह चुपके से उस प्लास्टिक को पासकोड की स्क्रीन पर लगा देता है जिससे उसे पासकोड मिल जाता है। अब उसे उस प्लास्टिक को पासकोड की स्क्रीन पर से निकालना था, जिसके लिए वह टॉयलेट पेपर का एक रोल बनाता है और उसे मैग्नेटिक लॉकर के अंदर डाल देता है जिससे वह लॉकर पूरी तरह से बंद नहीं होता। फिर गार्ड्स के जाते ही रे उस लॉकर को खोलकर पासकोड स्क्रीन पर लगे प्लास्टिक को निकालता है। फिर रे बहुत ही आसानी से उस रूम का पासकोड पता कर लेता है। रे अपनी पूरी टीम को खबर कर देता है कि जिस दिन वो भागेगा उस दिन उसकी टीम बाहर एक कार में ब्लास्ट करेगी। अब रे के भागने का दिन आ गया है। वो पासकोड लगाकर कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह मॉनिटर रूम में जाकर उसकी पुरानी रिकॉर्डिंग रिपीट पर चला देता है जिससे सबको ये लगता है कि वह अभी भी रूम में है। फिर वह वेंटिलेटर के रास्ते से बाहर निकलता है। उसी वक्त उसकी टीम बाहर कार में ब्लास्ट कर देती है। कार में ब्लास्ट होता देखकर गार्ड्स को शक होता है और वह अंदर चेक करने जाते हैं। वो मॉनिटर चेक करते हैं तो देखते हैं कि सारे कैदी रूम में हैं, लेकिन उन गार्ड्स में से एक गार्ड को पता था कि इस जेल में से सिर्फ एक रे ही भाग सकता है, तो वह रे का रूम चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि रे वहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फायर ब्रिगेड वहाँ पर आग बुझाने आ जाती है। तभी रे फायर ब्रिगेड की ड्रेस पहनकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपनी टीम तक पहुँच जाता है। फिर उसके साथी एबिगेल और हर्ष उसे कार में बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं और उसे एक खाली सड़क पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रे फोन बूथ में जाकर किसी को कॉल करता है। तभी उसे पुलिस कैदी की यूनिफॉर्म में देख लेती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। रे पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। तभी रे का एक साथी क्लार्क वहाँ पर आ जाता है और वो पुलिस से रे को छोड़ने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि क्लार्क और रे उसी जेल के हेड से बात करने जाते हैं। हेड रे को देखकर चौंक जाता है। तब वो और क्लार्क बताते हैं कि वो एक सिक्योरिटी कंपनी के मालिक है। उन्हें यहाँ ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स ने जेल की सिक्योरिटी चेक करने भेजा है और उन्हें इस काम के लिए $5 मिलियन मिले हैं। हेड जब रे से पूछता है कि वो जेल से कैसे भागा तब वह हेड को सारी प्लानिंग बताता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पर नकली पहचान लेकर आया था इस जेल की सिक्योरिटी चेक करने के लिए। मैंने ऑब्जर्व किया कि जेल के गार्ड 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं और मुझे इन्हीं 7 मिनट में जेल से भागना है। रे की बातें सुनकर हेड दंग रह जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि रे कोई कैदी नहीं है बल्कि सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है और क्लार्क उस कंपनी का CEO है। फिर हम रे को 5 महीने बाद ऑफिस में देखते हैं। वहाँ सभी रे को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जेसिका नाम की लड़की एक ऑफर लेकर आती है। वह एक लॉयर होती है और CIA की ओर से आई होती है। वह उन्हें बताती है कि एक प्राइवेट जेल है और उन लोगों को ये जानना है कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कैदियों को अच्छे से रखा जाता है या नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर कैदी बनकर जाए और जेल की सिक्योरिटी चेक करें और उस जेल से निकल कर दिखाए, तभी हम आपको एक्सपर्ट मानेंगे और इस काम के लिए आपको डबल फीस दी जाएगी। लेकिन हमारे कुछ रूल है जिसमें आपके साथियों को ये नहीं बताया जाएगा कि ये जेल कहाँ है। ये सुनकर रे को कुछ ठीक नहीं लगता और वो मना करता है, लेकिन क्लार्क उसे समझाता है और वो काम करने के लिए मान जाता है। फिर उसके साथी उसकी बॉडी में एक ट्रैकर इंजेक्ट करते हैं। रे उन्हें मना करता है लेकिन वो कहते हैं कि हम इसके बिना तुम्हें वहाँ नहीं जाने देंगे, जिस पर वो मान जाता है। हर्ष उसे एक पासकोड देता है और उससे कहता है कि अगर तुम फंस गए
गए और तुम्हें कुछ ठीक नहीं लगे तो जेल के हेड को कोड सुना देना और वो तुम्हें वहाँ से बाहर जाने देगा। फिर वे लोग रे को एंथोनी नाम के एक आतंकवादी की पहचान देते हैं। फिर रे उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां से पुलिस उसे उस जेल में ले जाने वाली होती है। थोड़ी देर में एक ब्लैक कार आकर वहां पर रुकती है और वो रे को बेहोश करके वहां से ले जाते हैं। फिर वे लोग उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करके उसकी बॉडी में से ट्रैकर निकाल लेते हैं और उसे जेल में ले जाते हैं। ट्रैकर निकालते ही रे का कनेक्शन हर्ष और अबिगेल से टूट जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक कांच के कमरे में कैद है और उसके आसपास दूसरे कमरों में और भी कैदी कैद है। यह कमरा ट्रांसपेरेंट होता है। रे समझ जाता है कि इस जेल से भागना इतना आसान नहीं है। फिर रे को जेल के वार्डन हॉब्स के सामने ले जाते हैं, लेकिन यहाँ रे को बताया गया था कि वार्डन का नाम मार्श है। रे समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर रे वो खास कोड बोलता है जो उसे हर्ष ने दिया था, जिससे वो जेल से बाहर निकल सकता था, लेकिन हॉब्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि अब तुम्हें जिंदगी भर यही रहना है। दूसरी तरफ अबिगेल और हर्ष रे का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वही रे देखता है कि वहाँ के गार्ड्स ने मास्क पहने हुए हैं ताकि कोई भी कैदी उनका चेहरा पहचान ना सके। तभी वहाँ पर एक कैदी को बेरहमी से मारते हुए दिखाते हैं क्योंकि उसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी। तभी कुछ गुंडों की नजर रे पर पड़ती है और वो उसे पीटने आते हैं, लेकिन रे उन गुंडों के लीडर को बहुत पीटता है। ये देखकर उस गैंग के लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन एमिल नाम का एक कैदी वहाँ पर आकर सारी सिचुएशन संभाल लेता है और रे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन रे उसे मना कर देता है। एमिल उसे बताता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो लोग उससे उसके बॉस विक्टर का पता निकलवाना चाहते हैं। विक्टर अमीरों से पैसा लूटकर उसे गरीबों में बांट देता था और वो काफी अमीर भी दिखाया है। तब रे समझ जाता है कि यहाँ पर कोई अपराधी नहीं है, बल्कि यहाँ पर अमीर लोग अपने दुश्मनों की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उनके साथियों को यहाँ पर भेजते हैं। रे चारों तरफ देखकर पूरी जेल को ऑब्जर्व करता है। एमिल उससे पूछता है तुम क्या चाहते हो? तब वह उसे बताता है कि मुझे किसी भी तरह आइसोलेशन एरिया में जाना है। ये सुनकर एमिल रे को पंच मारता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर गार्ड्स उन दोनों को आइसोलेशन रूम में ले जाते हैं, लेकिन ये कमरा बहुत ही खतरनाक होता है। इस कमरे में बहुत ही तेज लाइट लगी थी जिसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। फिर रे हालत खराब होने का बहाना करके जमीन पर लेट जाता है और फर्श को चेक करने लगता है। कुछ देर बाद उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। अगले दिन डॉक्टर कायरी रे का चेकअप करने आते हैं। उसे रे की हालत पर तरस आता है। जब रे उससे जेल का पता पूछता है तो वो कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन जब रे एमिल से मिलता है तो वह एमिल से कहता है कि उस फर्श पर नट बोल्ट लगे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए मुझे स्टील की पट्टी चाहिए। ये सुनकर एमिल गार्ड से कहता है कि वह हॉप से मिलना चाहता है। वह हॉप से मिलकर उससे कहता है कि वह उसे विक्टर का पता बताएगा। वह उसे पेपर और पेन मांगता है। वो उस पेपर पर आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचकर उसे दे देता है। ये देखकर हॉब्स को बहुत गुस्सा आता है। फिर गार्ड्स एमिल को जमीन पर लेटाकर उसके मुंह में पानी की पाइप डाल देते हैं, जिससे एमिल का दम घुटने लगता है। जिसे देखकर हॉब्स उन गार्ड्स को रोककर एमिल को वहाँ से ले जाने को कहता है। इसी बीच एमिल स्टील की पट्टी चुराने में कामयाब हो जाता है। फिर वह रे से उसका प्लान पूछता है। तब रे उसे बताता है कि उस कमरे का फर्श स्टील का बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह जगह जमीन के नीचे है और हमें बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ जाना होगा। वह एमिल को अपनी असलियत बताता है और उससे कहता है कि उस जेल के वार्डन के पास मेरी लिखी हुई किताब है जिसमें जेल से भागने की ट्रिक्स लिखी है। इसका मतलब किसी ने मेरी बुक पढ़कर इस जेल को बनाया है। फिर वह एमिल को बताता है कि यह जगह जमीन के नीचे होने की वजह से इसमें स्टील के नट बोल्ट की जगह एल्यूमिनियम के नट बोल्ट यूज हुए हैं। स्टील के नट बोल्ट के मुकाबले इन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इसे कंडक्शन ऑफ हीट से निकालेंगे क्योंकि एल्यूमिनियम गर्म होने पर सिकुड़ जाती है। वह एमिल से कहता है कि अगर टूथपेस्ट से पॉलिश किए गए मेटल को हाइड्रोजन लाइट के सामने लाकर उन नट बोल्ट के आसपास रोशनी डालेंगे तो वह सिकुड़ कर निकल जाएंगे। फिर रे एमिल से कहता है कि मैं अंदर जाकर नट बोल्ट खोलूंगा और तुम दूसरे आइसोलेशन रूम में रहकर गार्ड्स का ध्यान भटकाओगे। फिर वो दोनों एक बार फिर से फाइट करके आइसोलेशन रूम में जाते हैं, जहाँ पर एमिल गार्ड्स का ध्यान भटकाता है। वही रे कैमरे पर पेपर लगा देता है और नट बोल्ट खोलकर उस रास्ते से ऊपर चढ़ने लगता है। चढ़ते वक्त उससे पानी की एक पाइप फट जाती है, जिससे वहाँ पानी भरने लगता है। रे जल्दी से ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर वह जो देखता है उसे देखकर वह शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लोग समुद्र के बीचों बीच एक जहाज
पर दिखाए है। रे बाहर जहाज पर खड़े गार्ड से खुद को बचाकर नीचे आता है और किसी तरह अपने रूम में पहुंच जाता है और फर्श को वापस लगा देता है। पानी की पाइप फटने की वजह से आइसोलेशन रूम में पानी भर जाता है। ये देखकर गार्ड सबको बाहर निकाल लेते हैं। जब हॉब्स रूम चेक करने आता है तो उसे फर्श पर एक नट बोल्ट मिलता है। ये देखकर गार्ड्स उससे कहता है कि हो सकता है कि पानी के प्रेशर की वजह से नट बोल्ट खुल गया हो। हॉब्स उसकी बात पर यकीन कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर्ष और अबिगेल क्लार्क से बात करने जाते हैं क्योंकि उन्हें जेसिका ने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया था और जेसिका का भी कोई अता पता नहीं था। इसलिए वो क्लार्क को रे को वापस बुलाने को कहते हैं, लेकिन क्लार्क उनसे झूठ कहता है कि उसकी रे से बात हो गई है और वो काम खत्म करके कुछ दिनों में आ जाएगा। लेकिन हर्ष और अबिगेल को क्लार्क पर शक होने लगता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद क्लार्क जेल के वार्डन को कॉल करता है और रे को जेल में ही रखने को कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लार्क अकेला ही पूरी कंपनी का मालिक बनना चाहता है, इसलिए उसने रे को उस जेल में भेजा था। वही हर्ष और अबिगेल रे के बारे में पता लगा रहे थे, तभी उन्हें एक गैर कानूनी जेल के बारे में पता चलता है, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाते कि वो जेल कहाँ पर है। दूसरी तरफ रे को भी पता लगाना था कि वो समुद्र में कहाँ है, इसलिए एमिल रे के पैर पर कट लगा देता है, जिसे स्टिच करवाने के लिए वह डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर से हेल्प मांगता है, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देता है। फिर डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया दिए उसके घाव को स्टिच करने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। फिर रे चेयर से नीचे गिरने का नाटक करता है और डॉक्टर के पास से एक गत्ता चुराकर अपने पास रख लेता है। फिर एमिल उसे एक पेन देता है। रे एमिल से कहता है कि मुझे एक चश्मे की भी जरूरत होगी, जिसके लिए एमिल एक कैदी को मारता है और उससे उसका चश्मा ले लेता है। फिर रे उन सब चीजों की मदद से सेक्टेंट नाम का एक डिवाइस बनाता है। इसका काम कुछ कुछ कंपास की तरह होता है। फिर वह एमिल से कहता है कि अब हमें बाहर खुले में जाकर जगह की लोकेशन पता करनी होगी, जिसके लिए वह जावेद नाम के एक आदमी से मदद मांगते हैं। वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर एमिल और रे को एक साथ देखकर हॉब्स उन पर शक करने लगता है और वो दोनों को एक दूसरे से बात करने से मना कर देता है, जिस पर रे हॉब्स से कहता है तुम उससे विक्टर के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं बताएगा, लेकिन हो सकता है वो मुझे विक्टर के बारे में बता दे। जिस पर हॉब्स मान जाता है और उसे एमिल से मिलने की परमिशन दे देता है। इधर जावेद हॉब्स के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें एमिल और रे की सारी इंफॉर्मेशन लाकर दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे आसमान को देखकर नमाज पढ़ने की परमिशन दोगे, जिस पर हॉब्स मान जाता है। अगले दिन जावेद बाहर जाकर नमाज पढ़ने के बहाने शिप के पॉइंट्स का पता करता है। फिर रे कैलकुलेशन करके ये पता लगा लेता है कि ये जेल मोरक्को के पास अटलांटिक ओशन में है। एमिल रे से कहता है कि उसका एक फ्रेंड मोरक्को में रहता है, अगर वह किसी तरह उस तक मैसेज पहुंचा सके तो वो उन्हें लेने जरूर आएगा। फिर रे कुछ उल्टा सीधा खाकर डॉक्टर के पास उससे मिलने जाता है और उससे मदद मांगता है। इस बार डॉक्टर मदद करने के लिए मान जाता है। फिर वो उसे बताता है कि हॉब्स के ऑफिस में एक सिक्योरिटी बुक है, उसमें ब्लॉक सी का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है, उसे अच्छे से पढ़कर मुझे बताना। फिर डॉक्टर रे की बताई बुक पढ़ता है, जिसमें सीक्रेट कोड के बारे में लिखा था। अगले दिन डॉक्टर रे से पूछता है कि तुम्हें इस बुक के बारे में कैसे पता है, जिस पर रे उससे कहता है कि वो बुक मैंने ही लिखी है। फिर रे बाहर आकर एमिल से कहता है कि हमारे प्लान में डॉक्टर भी शामिल हो गया है। ये सुनकर एमिल खुश हो जाता है। रे हॉब्स को विक्टर की झूठी लोकेशन देता है। फिर वह एमिल से कहता है कि अब मैं हॉब्स से और झूठ नहीं बोल सकता, हमारे पास जेल से भागने के लिए सिर्फ 24 घंटे है। दूसरी तरफ डॉक्टर बुक में दिए सीक्रेट कोड को डी कोड करके उस मैसेज को एमिल के लोगों को भेज देता है। इस कोड में भागने की टाइमिंग थी। दूसरी तरफ जावेद हॉब्स को झूठी खबर देता है कि ब्लॉक सी में लड़ाई होने वाली है। फिर जावेद वहाँ पर लड़ाई शुरू कर देता है, जिससे सारे गार्ड्स लड़ाई को रोकने चले जाते हैं और जहाँ से उन्हें भागना था वहाँ पर सिर्फ 2 गार्ड्स रह जाते हैं। मौका देखकर रे, एमिल और जावेद शिप के ऊपरी हिस्से की तरफ भागने लगते हैं। तभी हॉब्स सीसीटीवी में उन्हें भागते हुए देख लेता है और गार्ड्स को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है और साथ ही वह शिप से बाहर जाने के रास्तों को बंद करवा देता है, जिससे उन्हें वापस लौटना पड़ता है। उसी वक्त एमिल के लोग चॉपर में उन्हें लेने आते हैं। दूसरी तरफ शिप में गार्ड्स ने कैदियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान जावेद के पेट में गोली लग जाती है। तभी रे को बिजली काटने का आइडिया आता है और वो कंट्रोल रूम में जाकर बिजली काटने का फैसला करता है। इधर जावेद एमिल से उसे यही छोड़कर जाने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर एमिल न चाहते हुए भी जावेद को वही छोड़कर चला जाता है। इधर जावेद गार्ड्स को रोकने के लिए उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन जावेद उन
उनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और वो लोग जावेद को गोली मार देते हैं। वही रे कंट्रोल रूम में जाकर बिजली काट देता है, जिससे शिप के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर एमिल भागकर उस शिप के ऊपर पहुंच जाता है, जहां चॉपर उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। फिर वह चॉपर के पास जाता है और गन निकालकर वहां के गार्ड्स को मारने लगता है और रे के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। वही रे एक टंकी के अंदर छुप जाता है। जैसे ही बिजली वापस आती है, उस टंकी में पानी भरने लगता है। टंकी भरते ही टंकी का पानी समुद्र में फ्लैश हो जाता है। हॉब्स जब तक कुछ समझ पाता, रे पानी के रास्ते से बाहर निकल जाता है। एमिल रे को पानी में देखता है और उसके पास सीढ़ियां फेंकता है, जिससे वह सीढ़ियों पर चढ़कर पानी से बाहर आ जाता है। फिर वह एमिल से गन मांगता है और उस शिप पर रखे ऑयल के टैंक पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे शिप में आग लग जाती है और हॉब्स भी मारा जाता है। फिर एमिल और रे सही सलामत मोरक्को के किनारे पर पहुंच जाते हैं। तभी एक कार उन दोनों को लेने आती है। उसमें से जेसिका बाहर निकलती है। जेसिका एमिल की बेटी दिखाई है और रे को जेल में भेजने के पीछे जेसिका का ही हाथ था, क्योंकि वह अपने पापा को उस जेल से बाहर निकलवाना चाहती थी। वही हमें ये भी पता चलता है कि विक्टर और कोई नहीं, एमिल ही है। विक्टर अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखता था। फिर जेसिका रे को क्लार्क की सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि क्लार्क हॉब्स से मिल गया था, क्योंकि वो रे को पूरी जिंदगी उसी जेल में रखना चाहता था। फिर रे एबिगेल और हर्ष से मिलता है। वहाँ उसे ये पता चलता है कि क्लार्क को ऑफर मिला था कि अगर रे जेल से भागने में नाकामयाब हो जाता है तो वह उस जेल का CEO बन जाएगा। फिर हम क्लार्क को देखते हैं, जो भागने की तैयारी में था, लेकिन हर्ष ने क्लार्क को भागने से रोक दिया और हर्ष उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब क्लार्क को होश आता है तो वह अपनी ही गाड़ी में लॉक था और वो गाड़ी जहाज पर रखे बहुत सारे कंटेनर में से एक कंटेनर में थी। ये जहाज कहाँ जा रहा है ये किसी को भी नहीं पता था। फिर रे को देखते हैं, जो एबिगेल के साथ प्राइवेट जेट में कहीं जा रहा था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।